स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर ऑफ एसिड बेसिस सॉल्ट। लास्ट लेक्चर में हम कंप्लीट कर चुके हैं सॉल्ट्स के बारे में, जिसमें आपने सॉल्ट स्टडी किया और सॉल्ट का क्लासिफिकेशन स्टडी किया। एक बार फिर से रिवाइज करवाता हूं आपको। सॉल्ट का क्लासिफिकेशन, टाइप ऑफ सॉल्ट और टाइप ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन दोनों रिवाइज करने हैं। टाइप ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन, जिसमें आपने सॉल्ट सॉल्यूशन को कैटेगराइज किया, उनके एक्वस सॉल्यूशन को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ पीएच वैल्यू, और उस सॉल्यूशन के नेचर को पता करने का तरीका मैंने आपको बताया कि आप 3 केसेस के अंदर डायरेक्टली पता लगा सकते हैं कि जो सॉल्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है वो किस टाइप के एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से बना है। अगर दोनों का नेचर स्ट्रॉन्ग है तो बनने वाला सॉल्ट सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। कोई जो स्ट्रॉन्ग होगा सॉल्ट सॉल्यूशन उसी के नेचर को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस कॉम्बिनेशन से जो सॉल्ट बनाएंगे, जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लें, आपने HCl लिया और वीक बेस आपने लिया NH4OH, तो इनसे बनने वाला जो सॉल्ट होगा वो NH4Cl होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका एक्वस सॉल्यूशन है, इसकी पीएच किस रेंज में लाई करेगी, या कोई इंडिकेटर से लेकर क्वेश्चन पूछा जाए, तो इस क्वेश्चन का आंसर देना बड़ा आसान है। आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन एसिडिक होगा। एसिडिक होगा तो पीएच लेस देन 7 होगी, और इंडिकेटर्स की बात करें तो फिनोल्फथालीन में कोई चेंज नहीं होगा, मिथाइल ऑरेंज का कलर चेंज हो जाएगा। चलिए, तो आज जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कमर्शियल इंपोर्टेड कंपाउंड। कमर्शियल इंपोर्टेड कंपाउंड और कौन से हैं उनकी बात करें। कमर्शियली इंपोर्टेड केमिकल कंपाउंड्स। बच्चों हमें जानना है कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज, जिनकी स्टडी आपके इस चैप्टर में दी हुई है। बोल सकते हैं कि एक थ्योरेटिकल पार्ट है, बट ये जो पार्ट है ये इनऑर्गेनिक का वो पार्ट है जिसमें कई सारी इंफॉर्मेशन, कई सारे ऐसे पार्ट आपको मिलेंगे जो आगे के कंटेंट को स्टडी करने में हेल्पफुल रहेंगे। जैसे कि कमर्शियल इंपोर्टेंट कंपाउंड में आपको जो कंपाउंड स्टडी करने हैं, एक होगा सोडियम क्लोराइड NaCl, दूसरा होगा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनके केमिकल नेम आप काफी अच्छे से जानते हैं। तीसरा होगा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, नेक्स्ट होगा Na2CO3.10H2 सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेका मींस 10H2O मॉलिक्यूल। नेक्स्ट होगा ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और नेक्स्ट होगा CaSO4.12H2 कैल्शियम सल्फेट एंटीहाइड्रेट। मैं एक बार फिर से इनके नेमिंग भी लिखवाऊंगा, बट अभी आप ध्यान दीजिए कि इसे बोला जाता है कॉमन सॉल्ट, इसे बोला जाता है कास्टिक सोडा, इसे बोला जाता है बेकिंग सोडा, इसे बोला जाता है वॉशिंग सोडा, एंड दिस इज ब्लीचिंग पाउडर, एंड ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे बोला था PO। चलिए, इसे कंटिन्यू करने से पहले समझ लेते हैं कि इसकी इंपोर्टेंस क्या है। वैसे तो देखा जाए तो कि हम तो क्लास 10th में पढ़ते हैं, तो क्लास 10th के अकॉर्डिंग तो ये बड़ा सिंपल सा एक थ्योरेटिकल पार्ट है जिसमें आपको हर एक कंपाउंड पढ़ाया जाएगा। कंपाउंड कैसे बनाया जाता है, उसकी प्रिपरेशन की रिएक्शन बताई जाएगी, और इनकी प्रॉपर्टीज पर डिस्कशन किया जाएगा कि सोडियम क्लोराइड की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इसकी यूजेस क्या होते हैं, वॉशिंग सोडा की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके यूजेस क्या होते हैं। पर आप देखें तो ये जो सोडियम और कैल्शियम के कंपाउंड्स हैं सारे, ये सारे कंपाउंड सोडियम के हैं, ये सारे सोडियम के कंपाउंड हैं, और ये कंपाउंड है कैल्शियम के। और सोडियम और कैल्शियम किस ब्लॉक के एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में? S ब्लॉक के एलिमेंट है। और S ब्लॉक का चैप्टर आपको मिलेगा क्लास 11 में। मींस एक चैप्टर आपको आगे स्टडी करना है S ब्लॉक, जिसमें सोडियम और कैल्शियम के कंपाउंड आपको पढ़ाए जाएंगे, और यही कंपाउंड आपको क्लास 11th में भी पढ़ाए जाएंगे। वहां पर भी बताया जाएगा कि इन्हें कैसे बनाया जाता है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है और इनकी यूजेस क्या होते हैं। तो इस थ्योरी को समझने की कोशिश करें, और जितनी भी इंफॉर्मेशन है उन्हें समझकर याद करने की कोशिश करें, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आपको आगे की क्लासेस में भी फिर से फेस करनी है। फर्स्ट कंपाउंड की बात करते हैं सोडियम क्लोराइड की NaCl।
कॉमन सॉल्ट, या आप इसे टेबल सॉल्ट भी बोल सकते हैं, या हम इसे किचन सॉल्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये बड़ी बड़ी रॉक्स के फॉर्म में जिसके डिपॉजिट होते हैं तो इसे रॉक सॉल्ट भी बोला जाता है। ठीक है, बट उनमें इम्प्योरिटीज होती है, ब्राउन कलर का अपीयर होता है। जब इसे प्योरीफाई कर दिया जाता है तो व्हाइट कलर का आपको नजर आता है, सोडियम क्लोराइड NaCl। तो हम बात कर रहे हैं बच्चों कॉमन सॉल्ट की, NaCl की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाएगी, इसे कैसे बनाया जाएगा। तो NaCl को बनाने का एक बड़ा आसान सा तरीका जो आपके माइंड में बहुत जल्दी आ जाता है कि इसमें सोडियम और क्लोरीन है। तो अगर ये सॉल्ट है तो हम इसे इस तरह से बना सकते हैं, NaOH हम ले लें और HCl ले लें, एसिड और बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको मिल जाएगा NaCl प्लस H2O। यहां से आप NaCl प्रिपेयर कर सकते हो, सोडियम क्लोराइड। बट इस केस में ध्यान रहे कि ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। हमारे पास इसका अल्टरनेट अवेलेबल है, हमारे पास और भी ऐसे मेथड है जिनसे आप कम कॉस्ट पर सोडियम क्लोराइड को ज्यादा अमाउंट में बना सकते हो। ठीक है, पैसा भी कम लगेगा और ज्यादा सोडियम क्लोराइड भी मिलेगा। तो उसका मेथड है हमारे पास, सेकेंड है फ्रॉम सी वाटर। तो सी वाटर से आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि सी वाटर से अगर इवेपोरेशन किया जाए, सी वाटर को कलेक्ट किया जाए और इवेपोरेशन किया जाए तो वहां पर हमें मिलता है सॉल्ट। ठीक है, अब आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि सी वाटर में सोडियम क्लोराइड के साथ साथ, सोडियम क्लोराइड तो होता ही है, बट इसके साथ साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट भी प्रेजेंट होते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड भी होते हैं और कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट भी होते हैं। तो ये कुछ और भी सॉल्ट NaCl में प्रेजेंट होते हैं जो इसकी प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद हम बाद में करेंगे, बस अभी केवल आप इतना समझ लीजिए कि बल्क में ज्यादा क्वांटिटी में और लो कॉस्ट पर सोडियम क्लोराइड को एक्सट्रैक्ट किया जाता है सी वाटर से बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, जो कि आप क्लास 7th में स्टडी कर लेते हो। तो ये तो बड़ा सिंपल सा पार्ट रहा कि NaCl को बनाया कैसे जाए, ये तो सिंपल है। अब बात करते हैं कि सोडियम क्लोराइड की प्रॉपर्टीज क्या होगी और उसकी यूजेस क्या होंगी। प्रॉपर्टीज ऑफ NaCl। फर्स्ट प्रॉपर्टी NaCl प्योर NaCl की बात करो बच्चों, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। प्योर NaCl कैसा होगा, वाइट क्रिस्टलाइन होगा। दूसरा, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि NaCl को वाटर में डाल देते हैं डिसॉल्व हो जाता है, तो हम बोल सकते हैं दैट इट इज सॉल्युबल इन वाटर। इट्स aqueous solution न्यूट्रल इन नेचर। अगर आप NaCl सॉल्यूशन के नेचर की बात करोगे तो वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। और क्यों होगा ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ सॉल्ट है, तो इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। नेक्स्ट है बच्चों, इट इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर due to presence of CaCl। देखो, जो आप NaCl जिसकी बात कर रहे हो, आपने सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है। कि NaCl जो है या कॉमन सॉल्ट जो है, ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का है। हाइग्रोस्कोपिक का मीनिंग है बच्चों कि आपने देखा होगा रेनी सीजन में जो जिस बॉक्स में कॉमन सॉल्ट रखा हुआ होता है और कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि उसमें कॉमन सॉल्ट की लंप बन जाती है। कॉमन सॉल्ट जो पाउडर्ड फॉर्म में होता है, जो पाउडर्ड फॉर्म में होता है, ये पाउडर्ड फॉर्म में पार्टिकल्स कलेक्ट हो जाते हैं, लंप से बन जाते हैं। मींस ये क्या कर लेता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है इसे मॉइस्चर को, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है और यहाँ पर आपको क्या मिलते हैं, बड़े बड़े लंप बन जाते हैं इसमें। तो ये आसानी से बाहर भी नहीं आता है, कई बार आपने ये चीजें फेस की होगी। तो ये होती है नेचर, इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है हाइग्रोस्कोपिक नेचर। मींस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके स्टिकी हो जाते हैं, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके स्टिकी हो जाते हैं। बट ये प्रॉपर्टी
मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी किसकी होती है, कैल्शियम क्लोराइड की होती है। तो सी वाटर से जो कॉमन सॉल्ट एक्सट्रैक्ट किया जाता है उस कॉमन सॉल्ट में कुछ अमाउंट में कैल्शियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है और इस कैल्शियम क्लोराइड की प्रेजेंस की वजह से इसका नेचर कैसा होता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है। चलिए, तो ये तो पता लगा, पर इसके साथ साथ आपको एक और इंफॉर्मेशन मिल चुकी है कि कहीं से अगर मॉइस्चर को हटाना है, H2O को हटाना है, तो कैल्शियम क्लोराइड काम में आ सकता है। और जो H2O को हटाते हैं, जो H2O को एब्सॉर्ब करते हैं, उन्हें बोला था डिहाइड्रेटिंग एजेंट, उन्हें बोला था डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो आप ये चीज भी याद कर लें कि इसे कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी काम में लिया जा सकता है अगर हम कैल्शियम को स्टडी करेंगे। बट अभी हम बात कर रहे हैं सोडियम क्लोराइड की, तो यहाँ पर तो केवल हमने इतना सा स्टडी किया है कि कॉमन सॉल्ट जो है वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर शो करता है, और हाइग्रोस्कोपिक इसलिए होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है। सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा, इसमें हमें कोई डाउट है नहीं, और वाटर सॉल्युबल होता है क्योंकि आयोडीन कंपाउंड है। बहुत अच्छे से आप जानते हो कि सोडियम क्लोराइड क्या है, आयोनिक कंपाउंड है, और आयोनिक कंपाउंड आप स्टडी कर चुके हो मेटल से नॉन मेटल में, दैट आयोनिक कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन वाटर। व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, प्योर की बात की जाए, प्योर व्हाइट होता है, और क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन का मतलब आप जानते हो कि एक ऐसा कंपाउंड, एक ऐसे स्ट्रक्चर जिसके अंदर कंस्टिट्यूएंट एटम का या आयन का अरेंजमेंट रेगुलर हो तो वो क्रिस्टलाइन होगा, और इसकी स्टेट सॉलिड होती है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये थी कॉमन सॉल्ट की प्रॉपर्टीज। अब इसके बाद बात करते हैं कि कॉमन सॉल्ट की यूजेस क्या क्या होंगे। तो इन प्रॉपर्टीज को रिवाइज करें, ठीक है। इनऑर्गेनिक को अच्छे से समझने के लिए आपको ये सारी चीजें याद करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ NaC, ठीक है। एक यूज जो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि बायोलॉजिकली आपकी बॉडी के लिए, बॉडी फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए आपको NaCl की रिक्वायरमेंट होती है, कॉमन सॉल्ट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। कई सारे ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में मिलते हैं, इलेक्ट्रोल पाउडर या कई सारी ऐसी चीजें होती है जो आपकी बॉडी में कॉमन सॉल्ट की कमी को पूरा करने में हेल्प करती है। बॉडी से स्वेटिंग होती है तो उससे भी NaCl का मींस कॉमन सॉल्ट का आपकी बॉडी से लॉस होता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन में, नर्व इंपल्स को मेंटेन करने में, मसल क्रैम्प्स में, सब में कॉमन सॉल्ट का रोल होता है। उससे आप बायोलॉजी में भी स्टडी करते हैं, तो एक ये इंपॉर्टेंस, एक ये यूज आप रिवाइज कर सकते हैं। मींस फर्स्ट दैट कॉमन सॉल्ट इज एसेंशियल फॉर लाइफ। सेकेंड हम बोल सकते हैं कि जो कॉमन सॉल्ट है इसका यूज क्या होगा, एक तो लाइफ के लिए एसेंशियल है, एसेंशियल फॉर लाइफ, और सेकेंड इसका यूज कमर्शियल इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो हम स्टडी कर रहे हैं कॉमन सॉल्ट, इसका सेकेंड यूज होगा दैट इट कैन बी यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर for sugar beet. It is used to melt ice from icy rods in cold countries. कोल्ड कंट्रीज जहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो वहां पर जो रोड होते हैं उन पर आसानी से वहां पर जमा हो जाती है, तो उस आइस को मेल्ट करने के लिए वहां पर कॉमन सॉल्ट स्प्रेड किया जाता है, कॉमन सॉल्ट डाला जाता है। तो कॉमन सॉल्ट की प्रेजेंस में उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाता है, वो आसानी से मेल्ट हो जाती है कॉमन सॉल्ट डालने से। नेक्स्ट यहाँ पर है कॉमन सॉल्ट की प्रेजेंस से मींस आइस को मेल्ट किया जा सकता है, एंड इट इज यूज्ड इन लेदर टैनिंग। लेदर टैनिंग मींस लेदर की क्लीनिंग में हम किसे काम में लेते हैं, कॉमन सॉल्ट को काम में लेते हैं लेदर इंडस्ट्री में। चलिए 4 यूजेस कंप्लीट हो चुके हैं। एक स्पेशल यूज है जो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो फर्स्ट यूज आपने देखा एसेंशियल फॉर लाइफ, जो कि मैं आपको बता चुका हूं कि किस तरह से कॉमन सॉल्ट कई जगह पर आपकी बॉडी में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। शुगर बीट के लिए फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में, फर्टिलाइजर्स में आप किसे डालते हैं, कॉमन सॉल्ट को। आइस को मेल्ट करने में भी कॉमन सॉल्ट का रोल होता है, और लेदर टैनिंग में मींस लेदर इंडस्ट्री में, लेदर टैनिंग में हम कॉमन सॉल्ट को काम में लेते हैं।
नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, फिफ्थ यूज, इट इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर सम कंपाउंड्स, या कुछ ऐसे सब्सटेंस है जिन्हें बनाने के लिए हम सोडियम क्लोराइड को एज अ रॉ मटेरियल काम में लेते हैं। जैसे कि सोडियम की प्रिपरेशन के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट है, सोडियम क्लोराइड की। आपको वॉशिंग सोडा बनाना है, इसके लिए भी आपको सोडियम क्लोराइड की रिक्वायरमेंट होती है। आपको बेकिंग सोडा बनाना है, इसके लिए भी सोडियम क्लोराइड की रिक्वायरमेंट होती है। HCl की प्रिपरेशन करनी है, इसके लिए भी आपको रिक्वायरमेंट होती है सोडियम क्लोराइड की। तो सोडियम क्लोराइड एक ऐसा कंपाउंड है जो कि कई सारे यूजफुल प्रोडक्ट बनाने में हेल्पफुल है। कई सारे यूजफुल प्रोडक्ट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए उसमें हमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है, NaCl की रिक्वायरमेंट होती है, कॉमन सॉल्ट की रिक्वायरमेंट होती है। ये केस मैं आपको बताता हूँ, बाकी केसेस बाद में आ जाएंगे। जब आप NaCl मोल्टन स्टेट में लें, NaCl आप मोल्टन स्टेट में लें और इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करें। अब इससे इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास होगी आप काफी अच्छे से जानते हैं कि कंटेनर लिया जाए, उसमें मोल्टन NaCl हमने ले लिया, NaCl इन लिक्विड स्टेट, और यहाँ पर आप एनोड और कैथोड विद बैटरी कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर दो आयंस की प्रेजेंस होगी, एक होगा Na+, दूसरा होगा Cl-। तो Na+ कहाँ पर डिपॉजिट होगा, कैथोड पर, और Cl- कहाँ पर डिपॉजिट होगा, Cl- जो है वो एनोड पर इवॉल्व होगा। तो आप जानते हैं कि इस केमिकल रिएक्शन में जो सोडियम है वो कैथोड पर आपको सोडियम मेटल की फॉर्म में मिलेगा और क्लोरीन गैस की फॉर्म में एनोड से इवॉल्व हो जाएगा। तो सोडियम क्लोराइड से आप सोडियम बना सकते हो, क्लोरीन बना सकते हो। वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा कैसे बनाया जाता है वो हमारा अगला टॉपिक होगा। आप चाहें तो इससे कास्टिक सोडा भी प्रिपेयर किया जा सकता है, NaOH भी प्रिपेयर किया जा सकता है। तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि NaCl से आप कौन कौन से यूजफुल कंपाउंड बना सकते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड होगा, नेक्स्ट कमर्शियल इंपोर्टेंट कंपाउंड है NaOH. Now second one is NaOH, which is known as caustic soda. NaOH, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं इसे कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो इसकी प्रिपरेशन को समझिएगा बच्चों। NaOH को बनाने के लिए हम NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। तो याद रखिएगा, बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous NaCl। NaCl कैसा होना चाहिए, एक्वस होना चाहिए। मींस हमने NaCl को वाटर में डिसॉल्व कर दिया। NaCl को वाटर में डिसॉल्व करके इसका ब्राइन सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है जिसकी कंसंट्रेशन 30% होती है। अब एक्वस NaCl से जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो हमें NaOH का सॉल्यूशन मिलता है, साथ में हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस मिलती है। ऐसा भी हम ध्यान से फिर से रिवाइज करेंगे। हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस ये हमें मिलती है कैथोड पर और क्लोरीन हमें मिलती है एनोड पर। मींस आप इसे बोल सकते हो कि इस प्रोसेस में NaOH क्या है, NaOH एक एल्कली है। एल्कली है मींस ये वाटर सोल्यूबल बेस है, और ये क्या है, क्लोरीन है। तो इस बेसिस पर इस प्रोसेस को बोला जाता है क्लोर एल्कली प्रोसेस। ये भी ध्यान रखिएगा, जो कि कास्टर केमिकल शेल में होता है, क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो इस प्रोसेस को बुलाता है क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब बात करते हैं कि किस तरह से एक्वस NaCl से आपको ये प्रोडक्ट मिलते हैं। आपको एक्वस NaCl से प्रोडक्ट इस तरह से मिलते हैं कि आपने कंटेनर में मोल्टन NaCl का लेकर NaCl को वाटर में डिसॉल्व करके काम किया। एनोड और कैथोड, प्लेटिनम एनोड कैथोड आप ले लें। ये एक्वस NaCl है, तो एक्वस NaCl में कौन कौन से आयन होंगे, Na+ होगा, Cl- होगा, वाटर मॉलिक्यूल होगा मींस H+, और OH- भी वहां पर अवेलेबल होंगे, क्योंकि H2 भी पार्शियली डिसोसिएटेड होता है। तो आपको Na+ भी अवेलेबल है, वहां पर Cl- भी है, H+ भी है, OH- भी है, और हम यहाँ पर काम में लेते हैं मरकरी को। मरकरी इसलिए डाला जाता है ताकि सोडियम मेटल जो यहाँ पर बनेगी, ये सोडियम मरकरी के साथ मिलकर सोडियम अमलगम बना ले, जिससे सोडियम की रिएक्टिविटी कम हो जाती है। और ये सोडियम अमलगम जो होता है ये वाटर में क्या बना लेता है, NaOH बना लेता है। ये NaOH बना लेता है और आपको H2 कहां पर मिल जाती है,
कैथोड पर, और यहाँ पर जो क्लोराइड आयन होते हैं वो Cl2 की फॉर्म में एनोड पर इवॉल्व हो जाते हैं। तो ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि एनायन जो होता है वो कहाँ पर चला जाता है, एनायन चला जाता है एनोड पर, एनायन एनोड पर जाता है, तो एनायन यहाँ पर कौन सा जाएगा एनोड पर, Cl- OH- नहीं जाता है। आप जब बाद में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टडी करेंगे तो आप समझेंगे कि कौन से आयन के रिड्यूस होने के चांसेस, कौन से आयन के रिड्यूस होने के चांसेस ज्यादा है या ऑक्सीडाइज होने के चांसेस ज्यादा है, या किस आयन का रिड्यूस या ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कम होती है। अभी आप सिंपल इतना समझ लें कि यहाँ पर Cl- और OH- में से आपको केवल क्लोराइड आयन जो है वो एनोड पर जाएगा और ऑक्सीडाइज हो जाएगा इन क्लोरीन बेस, और यहाँ से जो H+ आयन है मींस वाटर मॉलिक्यूल H2 में, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो H2 में रिड्यूस हो जाएंगे कैथोड पर। तो आपको दो गैसेस मिलेंगी, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस, और सॉल्यूशन में आपके पास बच जाएगा NaOH। मरकरी हम डाल देते हैं जिससे सोडियम की रिएक्टिविटी कम हो जाती है, क्योंकि सोडियम हाईली रिएक्टिव होता है और मरकरी से मिलाने पर ये बन जाता है सोडियम अमलगम। हमने अलॉय में स्टडी किया और अमलगम बनाया जाता है मेटल की रिएक्टिविटी को कम करने के लिए। तो यहां से आपको एक्वस NaOH मिलेगा जिससे बुलाता है कास्टिक सोडा सॉल्यूशन। तो इस क्लोर एल्कली प्रोसेस को रिवाइज करें। क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों बोला, क्योंकि इसमें क्लोरीन और एल्कली का फॉर्मेशन हुआ। बट ये भी ध्यान रखिए प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको 3 यूजफुल कंपाउंड मिलते हैं। हाइड्रोजन जो कि फ्यूल का काम करता है, क्लोरीन जिससे आप ब्लीचिंग पाउडर और भी कई सारी यूजफुल चीजें बना सकते हैं, और NaOH को तो हम स्टडी कर रहे हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड इस केमिकल प्रोसेस से बनते हैं। तो ये मेन प्रोडक्ट भी इंपॉर्टेंट है और जो बाई प्रोडक्ट आपको मिले इनकी भी आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस अच्छी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। बोल सकते हैं वाटर सॉल्युबल कंपाउंड होगा। सेकेंड आप बोल सकते हैं एल्कलाइन इन नेचर, पीएच वैल्यू इसकी हाई होती है, एल्कलाइन होगा, वाटर सॉल्युबल बेस होगा, तो इसे आप एल्कली बोल सकते हैं। साथ में एक पॉइंट ये भी ध्यान रखिए, इट इज डेलिक्वेसेंट इन नेचर, डेलिक्वेसेंट इन नेचर। डेलिक्वेसेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, जो NaOH होता है ये भी NaOH भी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी रखता है। NaOH भी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी रखता है और एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके सॉल्युबल हो जाता है, और इस प्रॉपर्टी को ही बोला जाता है डेलिक्वेसेंट नेचर। इससे पहले आपने हाइग्रोस्कोपिक पढ़ा था, तो उस केस में केवल मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके सब्सटेंस स्टिकी हो जाते हैं, बट यहाँ पर ये सब्सटेंस डिसॉल्व हो जाते हैं। तो NaOH और KOH जो होते हैं डेलिक्वेसेंट नेचर के होते हैं। ये NaOH की प्रॉपर्टीज थी। मैं और भी प्रॉपर्टीज लिख सकता हूँ कि NaOH बेसिक है तो ये फिनोप्थलीन का कलर चेंज कर देगा, ठीक है। इसकी प्रेजेंस में फिनोप्थलीन कैसा हो जाएगा, कलरलेस से पिंक हो जाएगा, क्योंकि फिनोप्थलीन अपना कलर किस में चेंज करता है, बेसिक सॉल्यूशन में चेंज करता है। अब बात करते हैं NaOH की यूजेस क्या क्या होंगे। NaOH की यूजेस, तो फर्स्ट यूज बड़ा आसान है, इट इज यूज्ड इन पेपर एंड फाइबर इंडस्ट्री। सेकंड है NaOH पेपर इंडस्ट्री में, फाइबर इंडस्ट्री में, पेपर की क्लीनिंग में, कई जगह पर हम कास्टिक सोडा को काम में लेते हैं, कास्टिक को काम में लिया जाता है। सॉप इंडस्ट्री में भी कास्टिक को काम में लिया जाता है, सॉप की मैन्युफैक्चरिंग में, जो कि आप कार्बोनेट्स कंपाउंड में लास्ट में स्टडी करेंगे कि सॉप या डिटर्जेंट बनाने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है कास्टिक की, मींस कास्टिक सोडा की रिक्वायरमेंट होती है। तो इन इंडस्ट्री में NaOH को काम में लिया जाता है। इसके अलावा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये बेसिक नेचर का कंपाउंड है, तो पेपर इंडस्ट्री में, लेदर इंडस्ट्री में, एंड इट इज यूज्ड इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग, यूज्ड इन concentration of bauxite ore। इसके लिए भी आप चाहें तो रिवाइज कर सकते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल में आपने बॉक्साइट और देखा, एल्यूमिनियम का और Al2O3.2H2O, Al2O3.2H2O, और बॉक्साइट और की लीचिंग मींस इसका जो कॉन्सेंट्रेशन आपने किया था, लीचिंग मींस एक सुटेबल रिएजेंट से रिएक्ट करवाया था और वो सुटेबल रिएजेंट आपने लिया था NaOH। तो ये जो बॉक्साइट था ये NaOH के साथ मिलकर
एक सॉल्युबल कंपाउंड बनाता था जिसका फॉर्मूला था NaA सोडियम एल्यूमिनेट, और सोडियम एल्यूमिनेट जो होता है वो वाटर सॉल्युबल कंपाउंड है, तो उसकी हेल्प से आप आसानी से बॉक्साइट और को इम्प्योरिटीज से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये लेबोरेटरी रिएजेंट का काम करता है, और लेबोरेटरी रिएजेंट होने के साथ साथ ये डाई इंडस्ट्री में भी काम में लिया जाता है। तो और भी इसके यूजेस हैं, आप चाहें तो इन्हें नोट कर लें, लर्न कर लें। यूज्ड इन डाई इंडस्ट्री, and it is used as a laboratory reagent. Laboratory reagent वो होते हैं जो कई सारे केमिकल प्रोसेस में कई सारे अदर केमिकल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए लेबोरेटरी में काम में लिए जाते हैं। तो कई सारी एनालिसिस टेस्ट के अंदर हम किसे काम में लेते हैं, कास्टिक सोडा को, NaOH को, और डाई इंडस्ट्री में भी NaOH काम में लिया जाता है। अदरवाइज पेपर, सॉप, फाइबर इंडस्ट्री, सिल्क इंडस्ट्री, सब में NaOH का काम में लिया जाता है। पेट्रोलियम रिफाइनिंग में NaOH का रोल होता है, और बॉक्साइट ओर के प्योरिफिकेशन में कंसंट्रेशन का मतलब आप ओर का प्योरिफिकेशन करते हो, और उसमें हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, NaOH की, और उस मेथड को बोला जाता है लीचिंग। तो आप इस तरह से कास्टिक सोडा को रिवाइज करें, इसकी ये सारी इंफॉर्मेशन आप लर्न करें। नेक्स्ट कमर्शियल इंपोर्टेंट कंपाउंड स्टार्ट करते हैं। थर्ड कंपाउंड होगा बेकिंग सोडा, इसका फॉर्मूला होगा NaHCO3। पहले देख लेते हैं कि NaHCO3 बनाया कैसे जाता है। तो इसकी प्रिपरेशन जो होगी इज प्रिपेयर्ड बाय सॉल्वे प्रोसेस। बड़ा एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है सॉल्वे प्रोसेस, याद रखिएगा। सॉल्वे प्रोसेस से प्रिपेयर किया जाता है बेकिंग सोडा को या वॉशिंग सोडा को। तो जो नेक्स्ट कमर्शियल कंपाउंड है वो भी हमारा इसी के साथ कंप्लीट हो जाएगा, वॉशिंग सोडा। बट इसे प्रिपेयर कैसे किया जाता है वो समझें। इसे बनाने के लिए जो सॉल्वे प्रोसेस होगा, इसका प्लांट तो काफी बड़ा होता है, और कई सारी केमिकल रिएक्शंस होती है जो कि अलग अलग रीजन में, अलग अलग टावर में कंप्लीट करवाई जाती है। हम यहाँ पर कंप्लीट प्रोसेस देख लेते हैं कि NaHCO3 बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होता है, हम लेते हैं NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, जिसे बोला जाता है ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन के साथ में इसमें मिक्स किया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, जिसे आप बोलते हैं लाइमस्टोन, और इसमें और चीजें मिलाई जाती है जिससे कि H2O मिलाया जाता है, और H2O के साथ में इसमें एक और काम की चीज डाली जाती है, वो होती है अमोनिया, NH3। ये सारी चीजें मिक्स की जाती है। अब हमने सब चीजें एक साथ रख दी है, बट सबकी मिक्सिंग जो होती है वो अलग अलग टाइम पर और अलग अलग जगह पर करवाई जाती है। कि पहले NaCl का एक सॉल्यूशन बनाया, ब्राइन सॉल्यूशन अलग रीजन में बनाया जाता है, अलग टावर में, फिर उसमें CO2 पास की जाती है दूसरे रीजन में, फिर अमोनिया पास की जाती है अलग में। बट हम कंप्लीट रिएक्शन देख लेते हैं कि ये सारी चीजें आपस में मिक्स होंगी, और जो कैल्शियम कार्बोनेट है, जो आपने कैल्शियम कार्बोनेट लिया है, यहां से केवल आपको जो रिएक्टिव पार्ट मिलता है वो मिलती है CO2। ये स्प्लिट हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ CO2 और CO में। यहाँ पर जो रिएक्टिव होता है, मींस इस मिक्सचर में जो काम की चीजें वो है कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ से CO2 की बात हम बाद में करते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की, कि कैल्शियम कार्बोनेट जो आपने लाइमस्टोन लिया था, इससे कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड ब्राइन सॉल्यूशन में मिक्स हो जाती है, फिर इससे अमोनिया पास किया जाता है। ठीक है, ये ब्राइन सॉल्यूशन में मिक्स होगी, फिर अमोनिया रिएक्ट करेगा, तो आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा NH4Cl और NaHCO3। इसके साथ बच्चों अमोनियम बाइकार्बोनेट भी मिलता है, बट वो मेंशन करना जरूरी नहीं है। मींस ये तो हमें मिलते ही मिलते हैं, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। कुछ बुक में अमोनियम बाइकार्बोनेट भी होगा, NH4HCO3, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये कंपाउंड से पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड कैसा है, वाटर सॉल्युबल है, और इसकी सॉल्युबिलिटी होती है स्पेरिंगली सॉल्युबल। स्पेरिंगली सॉल्युबल जो कि वाटर में अच्छे से डिसॉल्व नहीं होता, मींस इसकी सॉल्युबिलिटी काफी कम है। तो ये कम सॉल्युबल है, हाईली सॉल्युबल है, तो आप वाटर में डिसॉल्व करके यहां से इन्हें सेपरेट कर लेंगे। तो यहां से आप इन्हें सेपरेट कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा NaHCO3। बेकिंग सोडा आप प्रिपेयर कर चुके हैं। तो सॉल्वे प्रोसेस में बस आपको इतना ही याद रखना है
कि बेकिंग सोडा या वॉशिंग सोडा प्रिपेयर करने के लिए आप रॉ मटेरियल में किससे किससे लेते हैं। तो रॉ मटेरियल क्या होगा, एक तो NaCl, वाटर, H2O और कैल्शियम कार्बोनेट, जिससे आपको क्या मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन हमने डायरेक्ट CO2 क्यों नहीं लिया, हमने कैल्शियम कार्बोनेट क्यों लिया, इसे समझिएगा। हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया और कैल्शियम कार्बोनेट से दूसरा प्रोडक्ट आपको मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड, और ये कैल्शियम ऑक्साइड जो आपका दूसरा सब्सटेंस बचेगा फिल्टर करने के बाद, फिल्टर करके आप NaCO3 को अलग कर लेंगे और आपको मिलेगा NH4Cl। आप इसे लाइन से रिएक्ट कराएंगे, लाइन से रिएक्ट करने पर ये बनाता है CaCl2 प्लस H2O प्लस NH3, और इससे आप बोल सकते हैं अमोनिया रिकवरी। अमोनिया जो कि इंपॉर्टेंट और यूजफुल कंपाउंड है, यूजफुल सब्सटेंस है, इसकी रिकवरी भी आप इस प्रोसेस में कर सकते हैं। तो जो अमोनिया हमने यहाँ पर काम में लिया था, आपको मिल चुका है बेकिंग सोडा, और आप अमोनियम क्लोराइड से या अमोनियम के जो सॉल्ट मिलेंगे उनकी बेस के साथ रिएक्शन करवा के अमोनिया को रिकवर कर सकते हैं। तो ये है कंप्लीट सॉल्वेंट प्रोसेस, जिसमें अमोनिया रिकवरी का जो पॉइंट है वो एक स्पेशल पॉइंट है। और यहाँ पर इंपर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि वाटर सोल्यूबल कौन सा होगा। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्या हम इस प्रोसेस से पोटेशियम बाइकार्बोनेट बना सकते हैं, क्या हम इस प्रोसेस से पोटेशियम बाइकार्बोनेट प्रिपेयर कर सकते हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, पोटेशियम बाइकार्बोनेट आप नहीं बना सकते हो, क्योंकि पोटेशियम बाइकार्बोनेट वाटर सोल्यूबल है। ये बाइकार्बोनेट वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, तो आप यहाँ पर सेपरेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम इस मेथड से सोडियम का ही कंपाउंड बना सकते हैं, पोटेशियम का नहीं बना सकते। ठीक है, अब आपका एक क्वेश्चन जो आपके माइंड में है वो ये है कि सर आपने अब तक बोला कि इस मेथड से वॉशिंग सोडा भी प्रिपेयर होगा, तो यहाँ पर प्रिपेयर किया जाएगा जब आप NaCO3 को स्ट्रॉन्ग हीट करोगे, इसे हाई टेम्परेचर पर आप हीट करोगे, तो हीट करने से डिकम्पोज हो जाएगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। इस इक्वेशन को याद रखिएगा, इस पर कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, कमर्शियल इंपोर्टेंट कंपाउंड में हर कंपाउंड के साथ केमिकल इक्वेशन होगी, और केमिकल इक्वेशन मींस केमिकल के रिएक्शन पर एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है प्रॉपर्टी सेम कंपाउंड से। तो NaCO3 को हीट करोगे तो आपको क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट, और हम इसका हाइड्रेशन कर देंगे, 210H2O इसके अंदर ऐड कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, वॉशिंग सोडा मिल जाएगा। वॉशिंग सोडा बनाने का मेथड हम आगे देखेंगे, अभी केवल आप इतना समझ लें कि बेकिंग सोडा आप प्रिपेयर कर चुके हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज और यूजेस की। प्रॉपर्टीज, स्पेरिंगली soluble solid, second alkaline in nature। जो NaCO3 का सॉल्यूशन होगा, एक्वस सॉल्यूशन, ये फिनोल्फ्थलीन का कलर चेंज कर देगा। कैसा हो जाएगा, कलर लेस टू पिंक। मीन्स ये अल्कलाइन नेचर का होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO, ठीक है, जिसे बेकिंग सोडा बोला जाता है। तो ये थी इसकी प्रॉपर्टीज। अब बात करते हैं NaCO3 की यूजेस क्या होते हैं, बेकिंग सोडा के यूजेस। तो फर्स्ट यूज है इन मेकिंग, इट इज यूज्ड इन मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर को आप काफी अच्छे से जानते हैं, जो बेकरी प्रोडक्ट में काम में लिया जाता है। बेकरी प्रोडक्ट में जो काम में लिया जाता है वो होता है बेकिंग पाउडर। ये कैसे बनाया जाता है, आप बेकिंग सोडा में मिक्स कर दिया जाता है टार्टरिक एसिड। बेकिंग सोडा में टार्टरिक एसिड मिलाने से क्या मिलता है, बेकिंग पाउडर मिलता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उसे सुनिएगा बच्चों, ये क्या है, कार्बोनेट है। कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, या कार्बोनेट को आप हीट करोगे तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। इसीलिए जो बेकिंग पाउडर होते हैं, इन्हें डालने से जो बेकरी प्रोडक्ट है जब वो हीट किए जाते हैं तो उनसे कौन सी गैस इवॉल्व होती है, CO2 गैस इवॉल्व होती है। और CO2 के इवॉल्व होने की वजह से ही जो बेकरी प्रोडक्ट होते हैं वो कैसे मिलते हैं, आपको थोड़े फ्लफी मिलते हैं, ठीक है, थोड़े से फूले वैसे नजर आते हैं। वो इसीलिए होता है क्योंकि उनसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इवोल्यूशन होता है जब उन्हें प्रिपेयर किया जाता है।
दूसरा पॉइंट बच्चों इस पर यह है कि बेकिंग सोडा है, कैसा नेचर है इसका, एल्कलाइन नेचर है, बेसिक नेचर है, तो उसका टेस्ट कैसा होगा, बिटर होगा। इसका टेस्ट कैसा होगा, बिटर होगा। टार्टरिक एसिड इसलिए ऐड किया जाता है ताकि इसका टेस्ट नॉर्मल हो जाए। तो इसकी बिटरनेस को खत्म करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, टार्टरिक एसिड मिलाया जाता है। तो बेकिंग पाउडर बनाने के लिए बेकिंग सोडा को काम में लिया जाता है। और एक इसकी एक प्रॉपर्टी जो रह गई है वो भी ध्यान रखिएगा, ऑन हीटिंग, अगर आप इसे हीट करेंगे तो ये भी ध्यान रखें, NaHCO3 जो है ये हीट करने पर कन्वर्ट हो जाता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ये फर्दर डिकम्पोज नहीं होता है, ठीक है, ये काफी ज्यादा स्टेबल होता है, सोडियम कार्बोनेट। तो आप सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सोडियम कार्बोनेट मिल जाएगा, मींस CO2 गैस आप इससे बना सकते हो। नेक्स्ट इसका यूज है, it is used in fire extinguisher। फायर एक्सटिंग्विशर में किस तरह से काम में लिया जाता है, आपने देखा होगा कि इस तरह का फायर एक्सटिंग्विशर एक सिलेंडर होगा और इस सिलेंडर पर ऊपर एक नोब लगी हुई होती है, यहाँ पर एक नोब होती है और यहाँ पर एक नोजल लगी होती है। अंदर का जो पार्ट है वो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर एक ग्लास बोतल होती है और यहाँ पर एक सॉल्यूशन भरा हुआ होता है। हमारा टारगेट होता है कि इस ग्लास बोतल में जो सॉल्यूशन है उसे बाहर रखे हुए सॉल्यूशन के साथ मिक्स कर दें। ग्लास बोतल में जो सॉल्यूशन है उसे सॉल्ट के साथ मिक्स कर दें और इनकी मिक्सिंग से यहाँ पर जो चीज निकलेगी वो फायर एक्सटिंग्विशर का काम करेगी। तो ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि CO2 इज यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। यहाँ पर मैं CO2 बना लूँ। अब हमारा टारगेट ये है कि NaCO3 बेकिंग सोडा लें और बेकिंग सोडा से CO2 कैसे बने। तो ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मेटल का कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो, उससे CO2 बनाने का आसान तरीका है कि आप उसकी रिएक्शन करवा दें एसिड के साथ में। यहाँ पर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और ये इसके साथ बना लेता है Na2SO4 सॉल्यूशन प्लस H2O प्लस CO2 गैस, जो कि किसका काम करती है, फायर एक्सटिंग्विशर का। तो आप देख सकते हैं जब भी कहीं पर आग लग जाती है तो आपका टारगेट होता है कि आप इस नॉब को खींचें। जब आप इस नॉब को खींचेंगे तो यहाँ पर जो ये ग्लास बोतल है ब्रेक हो जाएगी, ये ब्रेक होगी, इसमें भरा हुआ होता है एसिड, ये एसिड मिक्स हो जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ और दोनों मिक्स होकर एक रिएक्शन देंगे, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिससे यहाँ पर कौन सी गैस बाहर आ जाएगी, CO2 गैस बाहर आ जाएगी, जिससे आप स्प्रे करके फायर को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। तो ये फायर एक्सटिंग्विशर में NaCO3 का एक रोल होता है, ठीक है। दोनों यूजर इंपॉर्टेंट है, दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोनों यूजर्स आपने पढ़े, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थर्ड यूज है, इट इज यूज्ड इन रिमूवल ऑफ स्टमक एसिडिटी, ठीक है। आपने प्रीवियस कंटेंट में स्टडी किया है कि डेली लाइफ में पीएच और न्यूट्रिशन की इंपॉर्टेंस जो आपको बताई गई थी, उसमें बताया गया था कि स्टमक एसिडिटी, स्टमक पेन से रिलीफ पाने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, बेकिंग सोडा की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये बेकिंग सोडा कंप्लीट हुआ, इसकी प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो चुकी है, यूजेस कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट बचता है वॉशिंग सोडा, जिसकी प्रिपरेशन आप देख चुके हो, एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड होगा वॉशिंग सोडा, Na2CO3.10H2। बनाया कैसे जाएगा, बेकिंग सोडा होगा, NaCO3 को आप हीट करें, अराउंड 543 केल्विन पर इसे हीट किया जाता है तो हमें मिल जाता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO। यहाँ पर जो Na2CO3 होता है इसके क्रिस्टल को दोबारा से बनाते हैं, बट इसके रिक्रिस्टलाइज हम इसे किस तरह से करते हैं, इसे H2O इसमें मिला देते हैं, 10 H2O मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस से बोला जाएगा रिक्रिस्टलाइजेशन, और इसे हम बोल सकते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट।
सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3.NH2O। ये कैसे बनेगा? आप Na2CO3 का क्रिस्टलाइजेशन करोगे, फिर से इसमें वाटर मिक्स करोगे और इसके सॉल्ट को दोबारा से क्रिस्टलाइज करोगे तो वो हाइड्रेटेड हो जाएगा और हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट को ही बोला जाता है वॉशिंग सोडा। तो ये वॉशिंग सोडा होता है। इसके अलावा इसकी प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप वॉशिंग सोडा को खुला रख दोगे, ओपन रखोगे तो इससे H2 मॉलिक्यूल जो है ये इससे अलग हो जाते हैं। ठीक है, इससे H2 मॉलिक्यूल अलग होते हैं, टोटल 9 H2 मॉलिक्यूल इससे अलग हो जाते हैं। अगर ये इसकी प्रॉपर्टीज है, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अगर ये ओपन रखा जाए, एयर में रखा जाए तो Na2CO3.1H2O में अपने आप कन्वर्ट हो जाता है। ये अपने आप Na2CO3.1H2O में कन्वर्ट हो जाता है। 9 H2O मॉलिक्यूल इससे अलग हो जाते हैं। इस फिनोमेना को बोला जाता है इफ्लोरेसेंस। आप बाद में स्टडी करेंगे कि ये फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है जिससे H2 मॉलिक्यूल अलग हो जाते हैं। तो ये फ्लोरोसेंस मटेरियल आपको यहाँ पर .1H2 मिलेगा। आप और ज्यादा अगर इसे हीट करेंगे तो ये फाइनली Na2CO3 में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे सोडा ऐश बोला जाता है। अभी प्रॉपर्टीज में आपको मेंशन करवा दूंगा। अभी केवल आप इतना समझिए कि इसे प्रिपेयर कैसे किया जाएगा। सॉल्वे प्रोसेस से इसे भी कैसे प्रिपेयर किया जाएगा? सॉल्वे प्रोसेस से आप क्या बना लेंगे? Na2CO3, उससे Na2CO3 और Na2CO3 को डिक्रिस्टलाइज करके आप क्या बना सकते हैं? वॉशिंग सोडा बना सकते हैं। अब पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो वॉशिंग सोडा है इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी। इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी? Na2CO3 प्रॉपर्टीज में बात करते हैं नेचर की, सॉल्युबिलिटी की, ठीक है। और अगर आप उसका फिजिकल स्टेट बताना चाहें तो वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। चलिए, इसकी प्रॉपर्टीज जो है, फर्स्ट बेसिक या आप बोल सकते हैं एल्कलाइन, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल है इन नेचर, ठीक है। और Na2CO3 ये वाटर सोल्यूबल भी होता है बट हाईली स्टेबल होता है। थर्मल स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होती है, इसे आप आसानी से डिकम्पोज नहीं कर सकते हो। इसे H2 मॉलिक्यूल को जरूर आप अलग कर सकते हो। और जैसा कि इसकी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई Na2CO3.NH2O, अगर ये इन एयर में रखा हुआ है, खुला रखा हुआ है, तो ये Na2CO3.H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप इसे फर्दर हीट करेंगे तो आपको मिल सकता है Na2CO3, जिससे बोला था सोडा ऐश, इसे बोला था सोडा ऐश। और इसके अलावा ये तो इसकी प्रॉपर्टीज है। अगर आप रिवाइज करें इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कंप्लीट हो चुका है। इसके यूजेस की बात करते हैं तो वॉशिंग सोडा को कहाँ कहाँ पर काम में लिया जाता है, ठीक है। इट इज प्रेजेंट इन वॉशिंग पाउडर, ठीक है। वॉशिंग पाउडर में कैसा मीडियम हमें प्रोवाइड करना होता है? बेसिक रखना होता है। तो वॉशिंग पाउडर जो होते हैं, जो डिटर्जेंट पाउडर होते हैं, इनके अंदर क्या मिलाया जाता है? वॉशिंग सोडा मिलाया जाता है कुछ अमाउंट में, कुछ अमाउंट को वॉशिंग सोडा मिलाया जाता है जो कि क्लींजिंग एक्शन को परफॉर्म करता है। इसके अलावा वॉशिंग सोडा का जो यूज है, इट इज यूज्ड इन रिमूवल ऑफ हार्डनेस फ्रॉम वाटर। इस यूज की बात थोड़ी हम डिटेल में करेंगे कि वाटर की सॉफ्टनिंग में हार्डनेस रिमूवल बोलो या आप ऐसा बोल सकते हो सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। वाटर सॉफ्टनिंग में किसे काम में लेते हैं? वॉशिंग सोडा को काम में लेते हैं। अब वाटर सॉफ्टनिंग क्या होती है पहले से समझिए कि जो वाटर है इसमें दो तरह की हार्डनेस पाई जाती है। एक होती है टेम्परेरी और दूसरी होती है परमानेंट। पहला डाउट आपका ये है कि हार्डनेस होती क्या है? हार्डनेस ये होती है बच्चों कि जो वाटर होता है, कई बार हम देखते हैं कि कुछ वाटर दिखने को तो हमें साफ नजर आता है बट उसमें सोप रब करते हैं तो सोप से लेदर का फॉर्मेशन नहीं होता है, झाग अच्छे से नहीं बनते हैं। तो वाटर की जो वैरायटी है मींस एक होता है हार्ड वाटर और दूसरा होता है सॉफ्ट वाटर। इसमें डिफरेंस केवल इतना है कि जो हार्ड वाटर होता है, हार्ड वाटर के अंदर इंप्योरिटीज होती है और इंप्योरिटीज किसकी होती है? सॉल्ट्स होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के। हार्ड वाटर में सॉल्ट होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम की, जो कि क्लींजिंग एक्शन को भी अफेक्ट करते हैं, सोप की प्रॉपर्टी को भी अफेक्ट करते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट। अब कैल्शियम और मैग्नीशियम के किस टाइप के सॉल्ट? अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट होते हैं तो
उन्हें तो हम आसानी से गर्म करके अलग कर सकते हैं, तो टेम्परेरी हार्डनेस होती है। बट कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड हो या फिर सल्फेट हो, उन्हें हम आसानी से अलग नहीं कर सकते, तो इनकी प्रेजेंस से जो हार्डनेस जनरेट होती है उससे बुलाता है परमानेंट हार्डनेस। तो वाटर में परमानेंट हार्डनेस हो तो उसके लिए आप किसी काम में ले सकते हैं वॉशिंग सोडा को। टेम्परेरी हार्डनेस को आप सिंपल वैसे ही बाय हीटिंग से ही रिमूव कर सकते हैं। पानी को गर्म करोगे, बाइकार्बोनेट कार्बोनेट में कन्वर्ट होकर सेटल हो जाएंगे, उन्हें आप अलग कर लोगे, ठीक है। बट अगर सल्फेट और क्लोराइड होंगे तो फिर वहां पर आपको अदर केमिकल कंपाउंड की रिक्वायरमेंट होगी, जिनमें से एक है वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा क्या होता है? कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा किसके साथ रिएक्ट कर देता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फेट के साथ रिएक्ट करके उन्हें वाटर सॉल्युबल या इनसॉल्युबल कंपाउंड जो कि प्रेसिपिटेट होते हैं उनमें कन्वर्ट कर देता है। तो कैल्शियम अगर सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो आपको क्या मिलेगा? कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि इनसॉल्युबल है, तो सेटल होकर सेपरेट हो जाएगा। तो इस तरह से वाटर का प्यूरिफिकेशन, वाटर की सॉफ्टनिंग की जा सकती है। थर्ड है, इट इज यूज्ड in manufacturing of glass। ग्लास बनाने में सोडियम कार्बोनेट को काम में लिया जाता है, और इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स के बारे में भी ध्यान रखिएगा बच्चों। बोरेक्स बोला जाता है Na2B4O7 10H2 एंड दिस इज यूज्ड to decrease melting point of gold। जो कि गोल्ड को मेल्ट करने के लिए काम में लिया जाता है, वो क्या होता है? बोरेक्स। और बोरेक्स को बनाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? सोडियम कार्बोनेट की। तो जब आप बोरॉन फैमिली स्टडी करेंगे क्लास 11th में, तो वहां पर आपको बताया जाएगा बोरेक्स कंपाउंड, और बोरेक्स कंपाउंड कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी सोडियम कार्बोनेट की। तो ये सोडियम कार्बोनेट के कुछ कॉमन यूजेस हैं जिन पर क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं, ठीक है। वाटर सॉफ्टनिंग पर क्वेश्चन पूछा जाता है, और बोरेक्स को प्रिपेयर करने में काम में लिया जाता है वॉशिंग पाउडर में। और भी कई सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, जिनमें भी हम किसे काम में लेते हैं? सोडियम कार्बोनेट को, मींस वॉशिंग सोडा को। तो इस कंटेंट को आप अच्छे से रिवाइज करें, अच्छे से पढ़ें। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे कैल्शियम के कंपाउंड्स के साथ, जो कि होंगे, एक होगा ब्लीचिंग पाउडर और दूसरा होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, और उसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। So students, thank you very much for watching this lecture.